अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईरान की। देखिए, ईरान के अंदर क्या पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ईरान के अंदर क्या हो रहा है और ईरान किस तरीके से इज़राइल को लगातार जो है परेशान किए हुए है। इज़राइल को ही नहीं, पूरे यूरोप को और अमेरिका को भी परेशान किए हुए है कि किस तरीके से ईरान को रोका जाए। सऊदी अरब भी उधर से बहुत परेशान है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब के अंदर बातचीत चल रही है और वो लोग अपने मसलों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जैसे हुदीज़ के अटैक की भी बात हुई थी, तो एक अफवाह फैल गई कि हुदीज़ जो हैं जिज़ान के अंदर घुस गए हैं, वहाँ से सब बॉर्डर पे लगता है यमन के, तो वहाँ पे घुसने की अफवाह फैली। सऊदी ऑफिशियल्स ने भी इस बात की जानकारी दे दी कि वो नहीं घुसे हैं वहाँ पर, और हुदीज़ ग्रुप ने भी ये बोला है कि हमने एंटर नहीं किया है जज़ान के अंदर। एक तरीके का सीज़ फायर आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब से ईरान और सऊदी अरब की टॉक शुरू हुई है, जब से सऊदी अरब के बॉर्डर पे बहुत कम बमबारी हो गई है और कहीं कहीं सिर्फ जो है एक दूसरे पर अटैक हो रहे हैं कभी कभार। 2015 में ईरान की एक डील हुई थी, जितने भी उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उस पर। किससे डील हुई थी, कौन सी कंपनी थी ये? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है JCPA। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ के लोग थे, इसमें यूरोप के कुछ लोग थे, इसके अंदर जो टीम थी उस टीम के अंदर कुछ USA के लोग थे। तो ये USA ने एक टीम बनाई थी JCPA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये दी है IAEA ने, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जितने भी दुनिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, सबकी मॉनिटरिंग करती है। बहुत सारे हिडन हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ने नहीं दिखा रखे, बहुत सारी ने क्या, कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक्सेस भी नहीं दे रखा या छुपे हुए हैं, हिडन हैं। US के भी कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो हिडन हैं, इज़राइल के भी बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो हिडन हैं, तो उनको रिवील नहीं किया गया है। लेकिन हमास ने इस बार जो फाइट हुई है उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रिवील कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें ये जो IAEA एजेंसी है, इसने रिपोर्ट किया है कि जो मुआहदा हुआ था JCPA के अकॉर्डिंग 2015 में, उस मुआहदे से भी 16 गुना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन जो है उसने इकट्ठा कर लिया। यूरेनियम एनरिचमेंट किया है। यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब है कि यूरेनियम निकाल लिया है। यूरेनियम 235 जो होता है वो न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर यूज़ किया जाता है। और भी किस्में होती हैं यूरेनियम की जो अलग अलग, जो उसको वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उसने एनरिच कर लिया है, निकाल लिया है और ज़्यादा बना लिया है और ज़्यादा इकट्ठा करके रख लिया है। तो 2019 में क्या हुआ था कि अमेरिका ने ये कहा, जब ट्रंप की गवर्नमेंट थी, तो अमेरिका ने कहा हम ईरान के साथ जो ये एग्रीमेंट हुआ था इसको नहीं मानते, क्योंकि ईरान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था, सारी दुनिया में उसकी ट्रेड बढ़ गई थी और ईरान का जो है पेट्रोलियम पूरी दुनिया में जाने लगा था, तो सऊदी नीचे गिरने लगा था। तो इस तरीके से कुछ बात हुई, सऊदी ने भी दबाव डाला अरब की कंट्रीज़ के साथ और आपका रशिया के साथ, अमेरिका के साथ। ईरान के ऊपर एक ऐसा दबाव पड़ गया चारों तरफ से कि आप जो हो पेट्रोल के रेट ठीक करो, उसने वो ठीक नहीं करे। तो एक तरीके से जब ट्रंप की कोई बात नहीं मानी गई, तो उसने जो है ये जो ट्रीटी साइन हुई थी JCPA के अंडर में, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, इस ट्रीटी को कैंसिल कर दिया। इस ट्रीटी के कैंसिल करते ही उसने सारी कंट्रीज़ पे दबाव डाला कि ईरान से तेल लेना अभी बंद करिए फ़ौरन के फ़ौरन। इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा था, इंडिया को 1 महीना मिला था, उसके बाद इंडिया को भी अपना ऑयल लेना बंद करना पड़ा। यूरोप ने भी उससे सारे नेचुरल गैस और ऑयल लेना बंद कर दिया। अब हुआ ये, जब उसके सारे सब तरफ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेना बंद हो गए, तो ईरान पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगा। तो ईरान ने वार्निंग दी कि अगर ये सैंक्शंस नहीं हटे तो हम फ़ौरन स्टार्ट कर देंगे यूरेनियम एनरिचमेंट करना। और यही हुआ, 16 गुना ज़्यादा अभी तक वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर चुका है। और इसका कहना ये भी है कि कुछ अनडिक्लेयर्ड साइड है, यानी 3 साइड्स तो ऐसी हैं जो कि JCPA के अंडर में आती हैं, वो उसको मॉनिटर कर रही है। लेकिन वो उसके अलावा भी कहती है 1-2 साइड और हैं जिसको हम मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो हिडन साइड्स हैं और वो हमें ईरान ने नहीं बताई हैं। तो ये भी एक और इल्ज़ाम वो लगाते हैं ईरान के ऊपर। देखिए, ईरान का इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ईरान ने UN को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है इसके ऊपर, ना IAEA या JCPA को कोई स्टेटमेंट दिया है। अब यहाँ पर देखिए कौन बिलबिलाया, किसको मिर्चें लगी। बहुत सारी इजराइल की एजेंसी थी जो पहले हिडन थी, आप जानते हैं, इल्यूमिनाटी भी हिडन थे, ज़ियोनिस्ट भी हिडन थे, जब इन एजेंडा पे अपने काम करते रहते थे। अब तो ये ओपन हो गए। इसी तरीके से इनकी एक इंटेलिजेंस है मूसाद, पूरी एक इनकी फाइटर ग्रुप्स है, पूरे इनकी आर्मी की तरह है वो। मूसाद के जो चीफ हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इजराइल शुड फाइट रिलेंटलेसली अंटिल ईरान रियलाइजेज एनी मिस्टेक ऑन इट्स पार्ट वुड ब्रिंग अबाउट ग्रेट पेन। तो एक तरीके से बहुत बुरी तरह धमकी
धमकी दे दी। क्या धमकी दे दी? धमकी में उन्होंने ये कहा कि इजराइल को लगातार लड़ते रहना चाहिए ईरान से, और ईरान को ये रियलाइज़ कराना चाहिए कि उसने अगर कोई भी मिस्टेक करी, मिस्टेक का मतलब है कि हिजबुल्लाह ग्रुप को हथियार दे दिए लड़ने के लिए, या किसी तरीके से भी इजराइल को नुकसान पहुंचाया है, या फिर न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश भी करी, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन अगर कोई नेबरिंग स्टेट बनाती है तो इजराइल कहता है कि वो हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, हम बनाने नहीं देंगे किसी भी स्टेट को, जबकि न्यूक्लियर वेपन खुद इजराइल ने 150 से ज़्यादा अपने बना रखे हैं। ठीक है, ये तो ओपन है, और कितने हिडन न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं ये नहीं पता किसी को भी। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट के बाद ये कहा कि इजराइल को ईरान के जो टेररिज्म है और जो न्यूक्लियर वेपन का जो ये चला रहे हैं प्रोग्राम, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, और जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, और लगातार लेते रहना चाहिए कुछ ना कुछ एक्शन। क्योंकि आपको मालूम ही है क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट को मार दिया था ईरान में जाके इजराइल ने, और इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ईरान में बहुत दूर तक फैली हुई है। तेहरान के अंदर भी उन्होंने ब्लास्ट करने की कोशिश करी, और अननोन मिसाइल्स भी आकर कई बार उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास भी लगी हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी लगी हैं, और जिससे जान और माल दोनों का भी नुकसान हुआ है, उनके प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है। लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। 16 गुना एनरिचमेंट मायने रखता है, जिसको कि ईरान और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको ये न्यूज़ दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको समझ लीजिए कि हमास की हेल्प किसने करी थी। देखिए, ईरान की ही न्यूज़ में आगे बढ़ाते हुए आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा हेल्पर जो था वो ईरान था। हिजबुल्लाह के थ्रू उसने हथियार भिजवाए, और भिजवा भी रहा था, टेक्नोलॉजी भी दी। 2012 में 2014 में उसने हिजबुल्लाह के थ्रू जो गाज़ा में हमास है उसको टेक्नोलॉजी दी थी, ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी देने के बाद उसने उसको एम्पावर किया, और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इससे गन की वगैरह की, जिसको कि हमास ने अपनी ही इंडस्ट्रीज में डेवलप किया और बनाया। जो वाटर ड्रोन्स बनाए थे हमास ने, वो भी ईरान की दी हुई टेक्नोलॉजी के थ्रू उसने बनाए, जो कि 50 किलो तक वेपन को अपने साथ ले जाके दूर तक शूट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो ऑयल का प्लांट है इजराइल का, गाज़ा के दूसरी तरफ जो समुद्र है उसमें, वहाँ पर भी अटैक किया उसने उसके ऑयल प्लांट में, और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया इजराइल के ऑयल प्लांट को। तो यहाँ पर देखिए, जो ईरान है, ईरान की एक आर्मी है पूरी, जिसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कॉर्प्स, IRGC। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको गौर से सुनिएगा। IRGC, इसका नाम शायद आपने बहुत कम सुना हो, लेकिन ये ईरान की बहुत ही मेन आर्मी है जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करती है। जैसे आपने सुना होगा शिया मिलिशियास, तो वो भी इसी के अंडर में आते हैं। हिजबुल्लाह, वो भी इसी के अंडर में आते हैं। तो इन्होंने सारे जितने इनके ग्रुप्स हैं, खुद से एक ग्रुप है वो भी इन्हीं के अंडर में आता है, इन्होंने सारे ग्रुप्स को नाम दे दिया IRGC, इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कॉर्प्स। तो अब ये देखिए, ये ग्रुप्स जो हैं इनकी मीटिंग होती थी, इनकी एक सीक्रेट मीटिंग होती थी, एक सीक्रेट लोकेशन होती थी, जिसको कि हमास कोऑर्डिनेट करता था। किसके साथ? गाज़ा में ही होती थी। गाज़ा की फ़ाइट को लेकर, जब गाज़ा की 11 दिन की फ़ाइट चल रही थी, जब ये मीटिंग चल रही थी, तो ये मीटिंग वॉर रूम के अंदर, एक वॉर रूम बना रखा था एक सीक्रेट लोकेशन पे, वहाँ पर हुई। IRGC के जो कमांडर हैं इस्माइल गानी, इस बात को इन्होंने कंफर्म किया और ये बताया कि उन्होंने 2 बार विजिट किया था वहाँ पर मीटिंग के लिए, कुद्स फोर्स के साथ उनकी निगरानी में कोऑर्डिनेट करने के लिए, हमास से और हिजबुल्लाह से। और फिर जितनी भी ज़रूरत थी, जिन वेपन्स की ज़रूरत थी, जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, वो चीज़ मुहैया कराई गई उनको। और आपने देखा होगा कि इन मीटिंग्स के बाद ही उन्होंने ये बताया कि लेबनान से अटैक किए गए थे और सीरिया की तरफ से भी अटैक किए गए थे इजराइल के ऊपर, जिसकी वजह से वो सख्ते में आ गया था कि अगर 3 तरफ से अटैक होते हैं तो कितनी भी अच्छी इंटेलिजेंस यूज़ कर ले, कितने भी बड़े बेहतरीन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर ले, वो टैकल नहीं कर सकता हमास को अगर वो 3 साइड से अटैक करता है। तो इजराइल को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि अल्केमिस्ट, गॉस्पेल या विजडम, कोई सा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर हो, कोई हमास का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मल्टीपल फ्रंट से उसके ऊपर अटैक होता है तो वो जीत नहीं पाता इस वॉर को। तो सीज़ फायर उसके लिए ज़रूरी था, वो कोशिश कर रहा है कि परमानेंट सीज़ फायर हो जाए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको मिडिल ईस्ट से रिलेटेड, अफ्रीका से रिलेटेड, वेस्ट से रिलेटेड और न्यूज़ आपके सामने पेश करूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। और न्यूज़ के लिए फर्दर आप कौन सी न्यूज़ देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट्स करिए। अस्सलाम वालेकुम।